अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों 2025 के स्टार्ट में जब चाइना की तरफ से अपने दो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट अनवील किए जाते हैं, एक CAC का बना हुआ J-36 और दूसरा J-50 एयरक्राफ्ट, तो तब दुनिया में ये एक क्वेश्चन उठाया जाता है और उसके साथ साथ डिस्कशन एक छिड़ जाती है कि क्या अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है चाइना, कि अभी तक कोई भी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बना सका, जबकि चाइना ने दुनिया के सामने अपने दो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट रख दिए। सो वेल, हियर इज द सरप्राइज। तो अब 21 मार्च को अमेरिका ने दुनिया को एक बहुत बड़ा बैंगर दिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली आकर ये अनाउंस किया है कि उनका जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, जिसे NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर कहा जाता है, वो F-47 के नाम से बनाया जाएगा और इसकी डील या इसका टेंडर बोइंग जीत चुका है। इस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में अमेरिका ने और क्या कहा है और उसका उन्होंने कंपैरिजन चाइना से भी किया है। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जब से चाइना का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट दुनिया के सामने आया, तभी दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज हैं, जिनमें इवन पाकिस्तान और इंडिया जैसे कंट्रीज भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, ये भी कहीं ना कहीं सोचने लग चुके हैं कि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज पर अभी से काम किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी से काम करना स्टार्ट करेंगे तो अगले 10 से 15 सालों में आपके सामने कोई ऐसी पोजीशन होगी जिस पर आपके पास कंप्लीट नहीं तो पार्शली कुछ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज आ सकें। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर को लेकर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका की बोइंग, ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के साथ compete कर रही थी। ये $20 बिलियन का टेंडर था और लॉकहीड मार्टिन के बारे में हम सब जानते हैं कि अमेरिकन एयरफोर्स की ये एक फेवरेट कंपनी रही है शुरू से। F-35 ये बनाती है, उसका साथ साथ F-16 को ये बनाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर बोइंग को देखा जाए तो बोइंग का आजकल कारोबार काफी मंदा चल रहा था, क्योंकि F-18 एयरक्राफ्ट बनाती रही है। अब उसकी प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, कोई नए एक्सपोर्ट कस्टमर उसको नहीं मिल पा रहे। सो इस वजह से बोइंग डाउनग्रेड हो रही थी। लेकिन अब जितना बड़ा टेंडर बोइंग ने जीता है, ये बोइंग की जो खोई हुई इज्जत और वकार था उसे वापस लेकर आ चुका है और इस एयरक्राफ्ट को नाम दिया जाएगा F-47, जो कि मोस्ट प्रोबेबली, चूंकि ट्रम्प 47वें प्रेसिडेंट है अमेरिका के, सो उन्होंने शायद इस वजह से इसको F-47 का नाम दे दिया। बहरहाल इसकी रियल रीजन क्या है वो तो अभी तक नहीं पता। इस एयरक्राफ्ट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी क्लेम किया है कि ये एयरक्राफ्ट दुनिया का अब तक का सबसे ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होगा और उन लोगों के एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा एडवांस होगा जो अपने एयरक्राफ्ट को 6th जनरेशन बताते हैं। मींस के चाइना को मॉक किया गया है। इसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसके साथ साथ इसकी इंड्योरेंस और रेंज बहुत ज्यादा होगी और ऑलमोस्ट इसी तरह की बातें अमेरिका के एयरफोर्स चीफ डेविड एलन ने की हैं। उन्होंने यहाँ दो अहम चीज़ों को पॉइंट आउट किया है जो अभी तक शायद वो पब्लिक करना मुनासिब समझते होंगे। पहला तो रेंज और दूसरा पेलोड। उन्होंने इसके बारे में क्लेम किया है कि F-47 एयरक्राफ्ट की रेंज F-22 से भी कई गुना ज्यादा होगी एंड ये पेलोड में भी F-22 पर सबकत रखता होगा। उसके साथ साथ अभी एग्जैक्ट इसमें क्या क्या नई चीजें आएंगी, कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अनवील नहीं की गई, बट हमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सेंसर फ्यूजन का लेवल अप वेरिएंट हमें इनमें देखने को मिलेगा। मैन अनमैन टीमिंग हमें 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इनमें अडेप्टिव साइकिल इंजन्स यूज होंगे। अडेप्टिव साइकिल इंजन्स वैसे इंजन्स होते हैं जो हाई बाईपास और लो बाईपास दोनों मोड्स में ऑपरेट कर सकते हैं और ये इन दोनों सिचुएशंस में स्विच भी कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब एयरक्राफ्ट को सबसोनिक ही उड़ना है तो वो बिला वजह अपनी जेट थ्रस्ट को कम यूज करेगा, बल्कि फैन थ्रस्ट को ज्यादा यूज करेगा, जिससे फ्यूल भी ज्यादा बचेगा और लंबी रेंज मिलेगी। लेकिन जब उसे सुपरसोनिक होना होगा तो वो लो बाईपास मोड में यानी कि जेट थ्रस्ट को ज्यादा यूज करने लग जाएगा। सो ये अडेप्टिव साइकिल इंजन होते हैं जिन पर इस वक्त काम चल रहा है। अमेरिका ने रिपोर्टली एक दो ऐसे वेरिएंट्स तैयार भी किए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ये क्लेम किया है कि इसका जो पहला प्रोटोटाइप है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का, ये पिछले 5 साल से फ्लाई कर रहा है सीक्रेटली और इस पर टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब इसकी बहुत सी नीश टेक्नोलॉजीज को अभी भी टेस्ट करना बाकी है, लेकिन इसके डिजाइन को लेकर चीजें ऑलमोस्ट क्लियर हैं। जबकि सेम यही पॉइंट हमने जब चाइना के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे सामने आए थे, मैंने आप लोगों को बताई थी कि चाइना ने अभी इन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने अनवील किया है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि चाइना कब से इनको उड़ा रहा है और कब से इनकी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन ऐसी पर्टिकुलर इंजन टेक्नोलॉजी चाइना के पास अभी है या नहीं, इस पर डाउट किया जा सकता है। बिकॉज अभी तक चाइना और रशिया के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी तक जो बातें सरफेस हुई हैं, हो सकता है चाइना के पास अडेप्टिव साइकिल बेस्ड इंजन हों जिनको अभी तक अनवील नहीं किया गया। अब दोस्तों, जब से अमेरिका और चाइना की तरफ से ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट मंजर आम पर आ चुके हैं, तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहे हैं।
अब ये वो वक्त है जब 2030 के बाद पाकिस्तान और इंडिया स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की दौड़ में अपनी स्पीड तेज करेंगे और हमें 2035 तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान के पास तो खैर उससे पहले ही आ जाएंगे, लेकिन ये सन 2020 का 2015 का वक्त नहीं है जहां नॉर्मल स्टेल्थ ही आपके पास हो या बेसिक लेवल की सेंसर फ्यूजन हो तो आप बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट क्लेम कर सकते हैं। अब ये इरा आ चुका है जहां 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं। तो जो मौजूदा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे ये बुनियादी तौर पर 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे। इनमें आपको बहुत सी टेक्नोलॉजीज 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट वाली देखने को मिलेंगी। इस जैसा कि सेम AMCA के बारे में इंडिया क्लेम करता है, कान के बारे में तुर्किया क्लेम करता है और हमें J-35 का B वेरिएंट भी देखने को मिलेगा जिसमें इनहेंस्ड सेंसर फ्यूजन, ज्यादा वेपन पेलोड कैपेसिटी और इंटरनल वेपन बेस ज्यादा मॉडिफाइड होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वेपन्स कैरी किए जा सकें। उसके साथ साथ हमें मैन अनमैन्ड टीमिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे पर्क्स मौजूद हैं जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होंगे जो उन्हें प्योरली 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जैसा कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन। इनके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए होंगे जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को देखें तो मैन अनमैन्ड टीमिंग पर पाकिस्तान ऑलरेडी काम कर रहा है और हमें मैन अनमैन्ड टीमिंग पाकिस्तान के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगी। आप इकबाल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की मिसाल ले सकते हैं जो कान का वेरिएंट होगा, J-35 की मिसाल ले सकते हैं एंड इन फ्यूचर इस चीज को PFX में भी लेकर आया जाएगा। उस हद तक पाकिस्तान काम कर रहा है ऑलरेडी, इंडिया भी काम कर रहा है। बट जहां तक बात है एग्जैक्ट 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज इसके अलावा जो मौजूद है जिनमें अडेप्टिव साइकिल इंजन है, तो पाकिस्तान का अभी उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तो सादा इंजन ही पाकिस्तान ने नहीं बनाया। अडेप्टिव साइकिल इंजन बहुत आगे की चीज है, उसके लिए आपके पास जो बेसिक सेटअप होना चाहिए पाकिस्तान के पास वो भी नहीं है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स पर काम किया जा सकता है बट वो इंजन के साथ ही मशरूत होगा और करंट इंजन के साथ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को एक्वायर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बट वैसे ही मिलते जुलते ग्राउंड बेस्ड लेजर सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं जिनमें से एक पर पाकिस्तान काम भी कर रहा है। इसी तरह अगर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम को देखा जाए तो उसके लिए अगर नए कंपोजिट्स हमारे सामने आते हैं जो ज्यादा लाइटर हों, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हों और ज्यादा एयर प्रेशर को टैकल कर सकते हों तो ऑब्वियसली ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लंबी रेंज भी प्रोवाइड करेंगे और इसकी पेलोड कैपेसिटी को भी बेहतर करने में मदद देंगे। सो ऐसे ही अगर कंपोजिट्स पुराने जनरेशन के एयरक्राफ्ट में भी लिमिटेड हद तक यूज किए जाएं तो आप ज्यादा रेंज एज वेल एज पेलोड कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें जिनकी मैंने बात की है इन पर काम करना इनएविटेबल हो जाएगा दुनिया की बाकी कंट्रीज के लिए, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, साउथ कोरिया और ये वो तमाम कंट्रीज हैं जो इस वक्त एविएशन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। लेकिन इन अगले 5 से 7 सालों में किस कंट्री की स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर रहती है इन चीजों को एक्वायर करने की, डेवलप करने की, वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।